नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता विशाल। वक्त हो गया 7 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। दशहरे पर आ रही है रिलायंस जियो की 5G सर्विस। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और वाराणसी में कल से बीटा ट्रायल। यूजर्स को मिलेगा जियो ट्रू 5G का वेलकम ऑफर। दशहरे से पहले बाजार में धूम धड़ाका। तूफानी तेजी के साथ सेंसेक्स 1277 पॉइंट चढ़कर 58,000 के पार। निफ्टी भी 387 अंक चढ़ा। आज से मार्केट के दिग्गज एंकर अनुज सिंघल ने संभाला सीएनबीसी आवाज और सीएनबीसी बाजार के मैनेजिंग एडिटर का पद। कहा, दर्शकों की वेल्थ क्रिएशन पर होगा फोकस। टिप कल्चर से ले जाएंगे दूर। आने वाले 25 सालों को बताया भारत के लिए गोल्डन टाइम। फ्रीबीज पर इलेक्शन कमीशन का अहम प्रस्ताव। चुनाव में वित्तीय वादों का लेखा जोखा वोटरों को देने की कही बात। सभी राजनीतिक पार्टियां आएंगी दायरे में। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर। बोले, 70 साल तक सिर्फ 3 परिवारों ने किया कश्मीर पर राज, अब जनता की बारी। आज पूरे देश में महानवमी की धूम। गृह मंत्री अमित शाह ने किया माता वैष्णो देवी के दर्शन, तो योगी आदित्यनाथ ने किया कन्या पूजन। कल देश भर में मनेगा दशहरा। और खबरों की शुरुआत करेंगे रिलायंस जियो के 5G से। दरअसल भारत में 5G की शुरुआत होते ही रिलायंस जियो ने जियो ट्रू 5G लॉन्च कर दिया है, जो दुनिया की सबसे उन्नत 5G सेवा होगी। इस सेवा की शुरुआत दशहरा से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और वाराणसी से शुरू होगी। यही नहीं, शुरुआती दौर में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और वाराणसी में जियो यूजर्स के लिए रिलायंस जियो वेलकम ऑफर भी दे रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं दीपाली नंदा। दीपाली, क्या कुछ डिटेल, क्या कुछ जानकारी इस पर? देखिए, अगर हम रिसेंटली एक बहुत बड़ी हैपनिंग देख रहे थे राजधानी दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस में, जियो की तरफ से 5G का बहुत अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन किया गया था। और अब ये बड़ी खबर जियो यूजर्स के लिए है कि कल यानी दशहरा से 4 शहरों में जियो ट्रू 5G की शुरुआत होने जा रही है। और अगर हम शहरों की बात करें तो इसमें दिल्ली, मुंबई, वाराणसी और कोलकाता शामिल है। तो खास तौर पर वो जो जियो यूजर्स हैं एग्जिस्टिंग, वो इसका फायदा उठा पाएंगे। इन चारों शहरों में जो बीटा ट्रायल है, इसकी शुरुआत कल से हो जाएगी। अगर हम इस पूरी प्लान की खासियत की बात करें तो इसके अंदर जो सबसे बड़ी खासियत है वो है 5G डेटा अनलिमिटेड जियो यूजर्स को मिलेगा। लेकिन ये जो जियो यूजर्स है, इनके लिए बकायदा एक वेलकम जियो ऑफर्स भी लॉन्च की जाएंगी। बाय इन्विटेशन ही लोग इस सर्विस को अडॉप्ट कर पाएंगे, इसका फायदा उठा पाएंगे। साथ ही अगर स्पीड की बात की जाए तो 1 Gbps प्लस की स्पीड 5G यूजर्स को जियो की तरफ से दी जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका दीपाली। तो इस तरीके से शुरुआत अब 5G की हो जाएगी रिलायंस जियो के द्वारा। और अब बात डेटा सेंटर की, जहां भारत को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी है। कंपनियों को भारत में डेटा सेंटर बनाने के लिए राज्य और केंद्र सरकार से 20 से 25% इंसेंटिव मिल सकते हैं। इस खबर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं असीम मनचंदा। असीम, डेटा सेंटर को लेकर किस तरीके की तैयारी है? देखिए, जो भारत में डाटा सेंटर का कारोबार है वो करीबन $1.5 बिलियन का है और 12% की दर से ये जो लगातार बढ़ रहा है। और 2025 में ये $5 बिलियन का जो हो जाएगा। लेकिन अभी इसको लेकर के कोई भी गवर्निंग फ्रेमवर्क जो है वो नहीं है। तो जो ट्राई है वो चाहता है कि भारत जो है आत्मनिर्भर जो है डाटा सेंटर में बने, भारत को अपना डाटा जो है बाहर जो है ना भेजना पड़े। तो इसके लिए ट्राई ने दिसंबर में पिछले साल एक कंसल्टेशन पेपर जो है वो जारी किया था। तो एक पूरा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है इसके जरिए जो है तैयार किया जाएगा। अगले 1 हफ्ते के अंदर ट्राई जो है अपनी सिफारिशें जो है सरकार को जो है सौंप देगा। इन सिफारिशों में जो राज्य है और केंद्र सरकार है, उनके जरिए जो डाटा सेंटर बनाने वाली कंपनियां हैं, उनको 20 से 25% इंसेंटिव देने की सिफारिश जो की जा सकती है। ट्राई ये भी चाहता है कि डाटा सेंटर पार्क जो है वो बनाया जाए। SEZ की तर्ज पर ये डाटा गवर्निंग पार्क जो है वो बने। जो कंपनियां हैं उनको ग्रीन डाटा सेंटर का पार्क जो है वो भी मिले। तो इस तरह के काफी सारे फ्रेमवर्क की तैयारी जो हो रही है। तो अगले 1 हफ्ते के अंदर टेलीकॉम रेगुलेटर अपनी सिफारिशें जो है वो सौंप देगा। अगर सरकार इन सिफारिशों को हरी झंडी जो है वो दे देती है तो जल्दी जितनी भी कंपनियां भारत में डाटा सेंटर लगाएंगी उनको इंसेंटिव जो है वो मिलेगी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका असीम।
और आज महानवमी है, लेकिन बाजार में आज ही गिरावट का दहन कर दिया गया। शानदार ग्लोबल संकेतों से बाजार में रौनक छाई रही। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन बाजार में शानदार रिकवरी रही। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स हरे निशान पर बंद हुए। सेंसेक्स 1277 माफ कीजिएगा, चढ़कर 58,65 पर और निफ्टी 387 पॉइंट चढ़कर 17,274 पर बंद हुआ। मार्केट का हाल समझते हैं सुमित से। सुमित बताएं क्या कुछ है मार्केट के हाइलाइट्स। देखिए, आज बाजार में जोरदार तेजी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के संकेत काफी बेहतर थे और उन संकेतों की तर्ज पे ही भारतीय बाजारों की शुरुआत हुई, तो वो तेजी को बरकरार रखा बाजार ने और अंतिम सत्र लगाते तेजी और बढ़ी। इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि शॉर्ट कवरिंग के दम पर कह लीजिए या फिर जो अंतर्राष्ट्रीय बेहतर संकेत थे वहां कह लीजिए, हैवी वेट्स में बाइंग कह लीजिए, बैंक एनबीएफसीज का सपोर्ट कह लीजिए, जिसके दम पर बाजारों में एक बढ़िया रफ्तार बनते हुए दिखाई पड़ी। और 5 हफ्ते की सबसे बड़ी इंट्राडे तेजी इंडेक्स में आज के सत्र में एटलीस्ट आपने देखी। बीएसई के सभी सेक्टर तेजी में थे। मिड कैप में जोरदार खरीदारी थी, स्मॉल कैप जोरदार तेजी में था और निफ्टी बैंक आज का स्टार परफॉर्मर। निफ्टी बैंक, आईटी, मेटल और साथ एनबीएफसी, कुछ ऐसे स्पेस जो कि बढ़िया तेजी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। जी, और इसके अलावा सेक्टर्स भी समझना चाहेंगे सुमित। आज कौन से सेक्टर्स में खरीदारी और किन सेक्टर्स में बिकवाली रही? देखिए, सबसे पहले निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात की जाए तो आज निफ्टी में ऊपर नाम रहा बैंक्स का ही, चाहे इंडसइंड बैंक जो कि इंडेक्स का टॉप गेनर था, अदानी पोर्ट 5% ऊपर, बजाज फाइनेंस करीब 4.5% ऊपर और कोल इंडिया रफली 4% की तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी के मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों में M&M फाइनेंशियल 11.5% ऊपर, आईडीएफसी फर्स्ट 8% ऊपर, जी एंटरटेनमेंट 6% ऊपर, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग रफली 6.5% के आसपास की बढ़त यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा मिड कैप में गिरने वाले शेयरों में जीएसपीएल, अदानी, विल्मर, गुजरात गैस और लिंडे इंडिया जहां पर फ्लैट टू नेगेटिव टोन के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। एफ&ओ में आज लीड कर रहे थे M&M फाइनेंशियल 11.5% की तेजी, आईडीएफसी फर्स्ट, जी एंटरटेनमेंट और आईडीएफसी लिमिटेड जहां पे 6.5 से लेकर 12% तक का उछाल आता हुआ दिखाई पड़ा। एफ&ओ लूजर्स में जीएसपीएल, पावर ग्रिड, गुजरात गैस और मदरसन सुमी कुछ ऐसे नाम जहां पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। थोड़ा बहुत प्रेशर था, लेकिन आज स्लाइड बिकवाली इन्हीं शेयरों में आते हुए दिखाई पड़ी। मेटल आज आउट परफॉर्म कर रहे थे, इसमें सेल, जेएसपीएल, वेदांता कुछ ऐसे नाम जहां पर जोरदार खरीदारी थी और आईटी से आज कोफोर्ज, टीसीएस, एम्फेसिस, परसिस्टेंट ये कुछ ऐसे नाम जहां पर एक अच्छी बढ़त। इनफैक्ट एस्टॉनिशिंग है कि इंडेक्स का जो इंडेक्स शुमार टीसीएस में करीब 4% तक की बढ़त आते हुए दिखाई पड़ी। तो एक बढ़िया तेजी इंडेक्स में रही। अब देखना होगा कि एक्सपायरी के दिन मार्केट्स कैसे ट्रेड करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका सुमित। और शेयर बाजार में कहां है खरीदारी का मौका, दशहरे के मौके पर कहां करें निवेश, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और आज से मार्केट के दिग्गज एंकर अनुज सिंघल ने सीएनबीसी आवाज, सीएनबीसी बाजार के मैनेजिंग एडिटर का पद संभाल लिया है। इस मौके पर अनुज सिंघल ने कहा कि दर्शकों को अब सिर्फ टिप नहीं देंगे बल्कि बाजार के गुण भी सिखाएंगे। अनुज सिंघल के मुताबिक आने वाले 25 सालों में भारत में इक्विटी कल्चर और बढ़ेगा। जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे ट्रेडर भाई हैं जो दिन भर हमारे साथ जुड़े रहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको, जैसा अभी हम लोगों ने कहा इंडिया पे पैसा बनाना तो बुलिश रहना पड़ेगा, लेकिन वो बहुत सारी छोटी छोटी उनको जानकारियां चाहिए होती, छोटी छोटी वो गलतियां भी कर जाते हैं कई बार, उस पर आपको क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए नीरज, मैं एक चीज़ बोलूँगा कि एक जो और ये फ़र्क मैंने, ये बदलाव मैंने महसूस किया है कोविड के बाद से। और लोगों के अंदर एक जो होता है, एक कोई भी चैनल को आप पहले देखते थे तो आप पहले इसलिए देखते थे कि उस चैनल पर आपको शायद कुछ टिप्स मिल जाएंगे, तो आप वो टिप्स पे पैसा लगा देंगे तो आपको पैसा बन जाएगा। आज की डेट में जो इंडिया का रिटेल व्यूअर है वो चैनल इसलिए देखता है, वो हमसे इसलिए संपर्क करना चाहता है क्योंकि उसको लगता है कि हम उसकी कुछ मदद कर सकेंगे, टिप देने में नहीं, बट ये बताने में कि मार्केट में पैसा कमाया कैसे जाता है और कमाया कैसे जा सकता है। आज जो एक रिटेल व्यूअर है ना, उसको भूख है सीखने की, वो सीखना चाहता है। जैसे कहते हैं ना, गिव अ मैन अ फिश एंड यू गिव हिम डिनर, टीच अ मैन हाउ टू फिश एंड यू आर सॉर्टेड फॉर लाइफ। मतलब आप एक बार मछली देंगे उसको तो वो उसका एक दिन का वो हो गया, लेकिन आपने उसको सिखा दिया मछली कैसे पकड़ना है, तो फिर वो उसके बाद पूरी जिंदगी अपना काम कर सकता है। तो हमारा एक फोकस जो है यही रहने वाला है कि सिर्फ यहाँ खरीदे यहाँ बेचे इस पर नहीं, साइकोलॉजी, मार्केट की साइकोलॉजी, रिस्क रिवॉर्ड,
मेरा एक सबसे बड़ा जो मेरे लिए जो सबसे बड़ा गुरु मंत्र है पिछले 18 साल से रहा है, मैं दो चीजें मानता हूं। एक तो रिस्क रिवॉर्ड, मैं सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड को रिस्पेक्ट करता हूं। जैसे आज का रिस्क रिवॉर्ड हमने कहा था कि इवन खुलने के बाद भी आपके फेवर में होगा, क्योंकि जो सेटअप ऐसा है, फ्राइडे को शॉर्ट्स आए थे, 87% शॉर्ट पोजीशंस हैं, उनको एकदम से धक्का लगेगा, वो सबके सब कवर करने के लिए एक साथ भागेंगे, तो वो रिस्क रिवॉर्ड की बात हो गई। तो सेम रिस्क रिवॉर्ड 200 पॉइंट के गैप पर पॉजिटिव हो सकता है, 200 पॉइंट के गैप पर नेगेटिव हो सकता है। उसको समझना है आपको कि कहां पर आपको शॉर्ट करना है, कहां पर आपको लॉन्ग करना है। पहली बात तो ये रिस्क रिवॉर्ड। दूसरी बात जो मैं हमेशा मानता हूं, जो स्क्रीन कह रही है वो सही है, बाकी सब कुछ गलत है। आप किसी का व्यू मत सुनिए, किसी का उस पर मत जाइए। अगर आपको एक स्क्रीन ने एक मैसेज दे दिया, एक टेप ने अगर आपको मैसेज दे दिया, वो मैसेज सही है, उसको रिस्पेक्ट करिए। मार्केट को अगर आप रिस्पेक्ट करेंगे ना, तो मार्केट आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जस्ट मार्केट को रिस्पेक्ट करिए, मार्केट आपको इतना पैसा बना कर देगा। और ये इक्विटी कल्ट जो है इंडिया में, ये तो अभी स्टार्ट हुआ है। और अब बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, जो 3 दिनों के जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, जहां वो जम्मू के कनाल रोड स्थित कन्वेंशन सेंटर पहुंचे। यहां उन्होंने जम्मू कश्मीर को 2200 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। शाह ने 2200 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर को 56,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिला है, जो अब तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। इससे जम्मू कश्मीर के युवाओं का भविष्य उज्जवल होगा। 2020 के पहले 47 से 2020 तक 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया था। अब तक मैं आज 2020 से 22 तक की बात करता हूं, 2 साल में 56,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। आज ही मेरे हाथ से कोई कारखाने का उद्घाटन करा है। 56,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में आना, और उसके लिए जम्मू कश्मीर के बच्चों को रोजगार के लिए तैयार करना। IIM भी आया है, IIT भी आया है, एम्स भी आया है, ढेर सारे नीट भी आया है, और जम्मू और कश्मीर दोनों जगह गए। ढेर सारे युवाओं को हायर एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने भी किया है। मैं इसलिए ये बात आपको कहना चाहता हूं कि हम सिर्फ वादे करने वाले लोग नहीं हैं। तो वहीं राजौरी की रैली में अमित शाह कश्मीर के हालात पर भी बोले। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के हाथ में पहले पत्थर थे, उनके हाथों में आज लैपटॉप है। अमित शाह जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि 70 सालों तक जम्मू कश्मीर पर 3 परिवारों ने राज किया, लोकतंत्र सिर्फ अपने परिवारों में बना दिया। 370 हटने के बाद मोदी जी ने वादा किया था कि हम जल्द से जल्द चुनाव कराएंगे। चुनाव के लिए परिसीमन जरूरी था, क्योंकि पहले जो परिसीमन हुआ था, ये 3 परिवारों ने अपने लिए किया था। परिसीमन आयोग के नियमों के अनुसार नहीं किया था। पहली बार आजादी के बाद परिसीमन हुआ, और एक पहाड़ी क्षेत्र की सीटों में बढ़ोतरी हुई है भाई, बढ़ोतरी। शाह ने राजौरी में रैली को संबोधित करते हुए ऐलान किया है कि अब जम्मू कश्मीर के अल्पसंख्यक गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ी को आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। उन्होंने बताया कि ये सब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ही संभव हो पाया। बताओ भाई, आप लोगों को अब तक अन्याय हुआ है या नहीं हुआ? जोर से बोलो, हुआ है या नहीं हुआ? विकास का काम तो भेज दिया, मगर पहले आपको आरक्षण मिलता था क्या? मिलता था? गुर्जर बकरवाल को भी पहले मिलता था क्या? मोदी जी ने आरक्षण के लिए 370 हटाकर रास्ता खुला कर दिया है। 370 हटने के बाद शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण का रास्ता खुला। और मित्रों, मैं आप लोगों को कहूं, जस्टिस शर्मा का कमीशन बना है। जस्टिस शर्मा ने अपनी सिफारिशें भेज दी है, और वो सिफारिशों में मेरे पहाड़ी, बकरवाल और गुर्जर तीनों को आरक्षण की सिफारिश की। मित्रों, मैं आपको कहने
वहीं इससे पहले आज अमित शाह ने अपने दौरे की शुरुआत माता वैष्णो देवी मंदिर में पूजा अर्चना के साथ की। इस दौरान जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। आपको बता दें कि गृह मंत्री बनने के बाद अमित शाह पहली बार माता वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे। इसके बाद अमित शाह ने राजौरी में एक रैली को संबोधित किया। शाह ने कहा कि उन्होंने वैष्णो माता से सबके लिए आशीर्वाद मांगा है। माताओं, भाइयों, बहनों, आज में नवरात्र है, अंतिम दिन है। माता वैष्णो का दर्शन कर कर खुशहाल कश्मीर का आशीर्वाद मांगकर यहाँ आया हूँ, तो खुशहाल। और अब बात है जम्मू कश्मीर के डीजी जेल हेमंत कुमार लोहिया की, जिनके हत्या मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुख्य आरोपी यासीर अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस यासीर से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी यासीर हत्या करने के बाद अखनूर सेक्टर में एक खेत में छिप गया था, जहां वो भागने की फिराक में था, लेकिन इससे पहले पुलिस ने उसे पकड़ लिया। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के डीजी जेल हेमंत कुमार लोहिया की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसके बाद इस हत्या को लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही थी। तो वहीं आतंकी संगठन PAFF ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है, जिसके बाद पुलिस हर एंगल से अब इस हत्याकांड की जांच कर रही है। कुछ रेलेवेंट क्लूज ऐसे मिले हैं जिससे लगता है कि उसका स्टेट ऑफ माइंड जो थोड़ा सा काफ़ी डिफरेंट था, और पुरानी उनकी हिस्ट्री में भी थोड़ा पता चल रहा है कि काफ़ी अग्रेसिव नेचर का वो आदमी था। अब ये जो वाक़ा हुआ है इसकी बाकी तहकीकात कर रहे हैं, और उसके फ़ोटो जो हैं अलेज्ड मर्डरर के वो मीडिया में जारी कर दिए गए हैं। इसकी बाकी डिटेल जो हो तफ्तीश के साथ पता चलेगा। और अब बात करेंगे इलेक्शन कमीशन की। दरअसल चुनावी वादों को लेकर चुनाव आयोग ने आज सभी राजनीतिक दलों को अहम प्रस्ताव दिया है। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से कहा कि वो अपने चुनावी वादों की वित्तीय व्यवहारिकता की जानकारी वोटरों को दें। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ है पल्लवी घोष। पल्लवी जी, चुनाव आयोग ने क्या कुछ कहा है अपने इस प्रस्ताव में? कुछ ही महीने पहले प्रधानमंत्री ने रेवड़ी कल्चर की बात की थी, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज कुछ हैं, खासतौर पर आम आदमी पार्टी इलेक्शन या चुनाव के ठीक पहले वादा करते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे, लेकिन उसके चलते उनके पास पैसा है या नहीं इस बात का कोई जवाब ही नहीं मिलता। और अक्सर यही एक कारण है जो झूठे वादे किए जाते हैं। आपको पता होगा ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है और चुनाव आयोग ने भी अपनी प्रक्रिया दी है, लेकिन अब हमारी जो जानकारी है उसमें चुनाव आयोग ने कुछ प्रस्ताव रखे हैं जिसमें जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको ये काफ़ी कुछ चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। यानी कि अगर आप कोई चुनावी वादा करते हैं, क्या आपके पास पैसा है, और अगर पैसा नहीं है तो आप कहां से पैसा लाने की कोशिश करोगे। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर आप किसी एक पोल बाउंड स्टेट या जिस राज्य में चुनाव होने वाला है वहां पे आप कोई चुनावी वादा करते हो, लेकिन जिस राज्य में आपकी सरकार है उन वहां के लोगों को आप एक्स्ट्रा टैक्स इसलिए करोगे ताकि आप यहाँ पे भरपाई कर पाओ। क्या ये गलत बात नहीं है? यही एक सवाल चुनाव आयोग भी पूछ रही है। उसके अलावा आप किन किन लोगों का फायदा की बात करते हो जब आप कोई वादा करोगे चुनाव के दौरान, ये भी आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। और क्या आपके राज्य में उतना पैसा है या नहीं कि आप ये वादा पूरा कर सकते हो। जैसे कि अगर आप पिछले कुछ दिनों में देखा होगा, कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनसे ये सवाल बार बार पूछा जाता है। जैसे कि अगर मैं झारखंड की बात करूं या छत्तीसगढ़ की बात करूं, और वहां पे एक वार्निंग सिग्नल दे दिया गया है कि इनके पास इतना पैसा नहीं है, इनके ऊपर इनका खजाना ऑलमोस्ट खाली है, फिर भी ये वादा करते रहते हैं, इसका खामियाजा कौन भुगतेगा। ये मामला अब राजनीतिक रूप लेके बैठा हुआ है, लेकिन अब चुनाव आयोग ने सख्ती बरती है और वो बहुत सारे प्रस्ताव लेकर आए हैं जिसमें राजनीतिक दलों को ये जवाब देना पड़ेगा कि या वो इस बात के लिए सक्षम हैं कि या ये वादा पूरा कर पाएंगे और पैसा ये लोग कहां से लाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका पल्लवी जी। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द होंगे हाजिर, कहीं जाइएगा नहीं। हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं CNBC आवाज, मैं हूं हर्षदा सावंत और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां हम बात करते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम के बड़े मुद्दे, ट्रेंड्स और साथ ही नए आइडियाज की।
स्टार्टअप की दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा आजकल हो रही है फंडिंग विंटर की, यानी कि ऐसा माहौल जहां फंड जुटाना बेहद मुश्किल हो रहा है। लेकिन इस विंटर में सुनहरी धूप ब्यूटी सेगमेंट में खिली हुई है। पिछले 6 महीनों में जहां पूरी दुनिया मंदी के साए में जी रही है, वहीं भारतीय ब्यूटी स्टार्टअप्स ने अच्छा खासा फंड जुटा लिया है। मिसाल के तौर पर पर्पल, जो बना है देश का 102nd यूनिकॉर्न, कंपनी ने हाल ही में $33 मिलियन का फंड रेज किया। इससे पहले मई के महीने में शुगर कॉस्मेटिक्स ने $50 मिलियन के फंड जुटाए। वहीं वीगन ब्यूटी प्रोडक्ट स्टार्टअप प्लम ने मार्च के महीने में $35 मिलियन का फंड रेज किया है। यानी कि पिछले 4 महीनों में इन कंपनियों अब ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने नवरात्रि की महानवमी पर आज गोरखनाथ मंदिर में 9 कन्याओं का विधि विधान के साथ पूजन किया और उनके पांव भी पखारे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से कन्याओं को भोजन कराया और दक्षिणा के साथ उनकी विदाई की। दरअसल हर साल नवमी पर गोरखनाथ मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ कन्याओं का पूजन किया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी सीएम ने खुद कन्याओं का पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि ये उनका सौभाग्य है कि उन्हें कन्याओं की सेवा करने का मौका मिला। इस पावन नवमी तिथि पर अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। आज देवी स्वरूपा कन्या पूजन का कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस कार्यक्रम को यहाँ पर संपन्न करने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये मातृशक्ति के प्रति सम्मान का व्यक्त करने का सनातन हिंदू धर्म की परंपरा का एक महत्वपूर्ण आयोजन है। आज नवरात्रि का 9वां दिन है। गुजरात में दशहरे के दिन फाफड़ा जलेबी खाने की परंपरा है और इसकी जबरदस्त बिक्री देखने को मिलती है। इस साल कैसी है तैयारियां, कितनी बिक्री की उम्मीद है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। गुजरात की सदियों पुरानी एक परंपरा है कि दशहरा के दिन फाफड़ा और जलेबी का लुत्फ उठाना। देखिए अभी से इसके काउंटर लग गए हैं। यहाँ पर फाफड़े और जलेबी और साथ में अब तो चोराफली भी शामिल हो गई है। खान पान के लिए स्वाभाविक है कि गुजरात की एक अलग पहचान है। तो आइए हम बात करते हैं स्वीट शोरूम के मालिक से कि इस बार है वो किस तरह का रिस्पांस रहने वाला है। बताइए फाफड़ा जलेबी का इस बार किस तरह से रिस्पांस आप देखते हैं? इस बार काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलने वाला है। 2 साल से लोग कोरोना के कारण इस साल लोगों में काफ़ी उत्साह है और इस साल मेरा ऐसा अनुमान है कि 100-125 करोड़ के फाफड़ा जलेबी की बिक्री मेरा अनुमान लगता है। बिल्कुल, साथ ही साथ नवरात्रि में और भी एक परंपरा है कि प्रसादी पेंडा, ये सिर्फ और सिर्फ क्रिएशन होता है नवरात्रि के दौरान ही। साइज में बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन जब पंडाल में माताजी की आरती होती है उसके बाद सबको प्रसाद दिया जाता है और प्रसादीय पेंडा गांव से लेकर बड़े शहर तक सिर्फ नवरात्रि में आपको दिखेगा। इसका भी एक बहुत बड़ा मार्केट है और किस तरह का रिस्पॉन्स है ये भी बताइए। प्रसादीय पेंडा की अहमदाबाद की बात करें तो कितना बड़ा मार्केट होगा? अहमदाबाद में पर डे 10,500 किलो की मेरी अनुमान है कि इतने बिक्री होती है। और सिर्फ ये नवरात्रि में ही दिखते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ साइज छोटी है, इसलिए स्पेशली फॉर नवरात्रि के लिए ही हम सारे लोग इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। और 1 केजी में कितना आता है? 1 केजी में करीबन 60 से 70 पीस आता है। बिल्कुल, तो गुजरात है वो अपनी अनोखी परंपरा के लिए जाना जाता है और ये दशहरा के दिन फाफड़ा जलेबी का लुत्फ उठाना ये भी एक परंपरा का ही हिस्सा है। केतन जोशी, अहमदाबाद। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।